हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज जो पेपर हुआ था फिजिक्स का पेपर, यानी कि 12th वालों का फिजिक्स का जो पेपर हुआ था भौतिक विज्ञान का, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि ये जो पेपर है, ये पेपर मैंने एक बच्चे से लिया था, इस पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर है 12th क्लास का, ठीक है नहीं। तो 12th क्लास का जो फिजिक्स का जो आज जो पेपर हुआ था, उस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने एक बच्चे से लिया है ये पेपर को, ठीक है नहीं। 2026 इसका कोड है, इसका 346। कितना है? 346। 346 इसका कोड है और डीवाई, ठीक है नहीं। 346 डीवाई इसका कोड है इस पेपर का, ठीक है नहीं। ये पेपर जो है आपका देख सकते हैं, इस पेपर को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, इस पेपर को आप देख सकते हैं। तो इस पेपर में जो आपके क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो पेपर है ये बहुत ज्यादा सिंपल पेपर है, सबसे ज्यादा सरल पेपर है, ज्यादा कठिन पेपर नहीं है, ठीक है नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है, और ये मैं बता दूं, ये पेपर जो है आपका एटा जिला का है। कहाँ का है? एटा जिला का पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, 7 सेट बनते हैं पूरे जिले के अंदर। तो ये पेपर आप यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो कोड वगैरह आपको मैंने बता दिया है, इसका कोड जो है वो 346 डीवाई कोड है, ठीक है नहीं। तो चलिए इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसमें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट दी जाती है विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए, ताकि वो पेपर को ढंग से पढ़ सकें, ठीक है। जल्दबाजी में पेपर को ना करें, ठीक है। जो होपलेस लेके पेपर करते हैं उनका क्या होता है, पेपर हमेशा ही गलत हो जाता है। जो कुछ आता होता है ना, वही भूल जाते हैं। इस प्रारंभ में क्या मिलता है? 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है पेपर को, प्रश्न पत्र को, ठीक है। और तो दूसरा आगे देखिए, इसमें क्या खंड है? इसमें जो खंड है आपके, आप देखेंगे प्रश्न पत्र में 5 खंड आपके दिए गए हैं, आ, बा, सा, दा और या, ठीक है नहीं। इस पहले खंड की हम बात करेंगे। आ खंड में तो पीवाई की क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, और बा खंड में आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं बा वाले में। और जो आपका सी यानी कि सा वाला जो क्वेश्चन है, उसमें 2 अंक का प्रश्न दिया गया है, ठीक है नहीं। और उसके बाद आपका जो है दा वाला जो खंड है, उसमें आपके 3-3 अंक के प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो आगे जो दिया है खंड या, उसमें आपके 5 अंक का प्रश्न दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले 1 अंक का, 2 अंक का, और आपका यहाँ पर आपका 3 अंक का और 5 अंक का प्रश्न दिया गया है। इसमें 6 अंक का प्रश्न नहीं है, ठीक है नहीं। 10th क्लास में होता है 6 अंक का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये खंड वगैरह आपको दिए गए हैं। और देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन को आपने किया है 5 अंक का और नीचे उसका आंसर गलत आया है तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जो कॉपी चेक करते हैं उनको कुछ क्राइटेरिया होता है, और उसी के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्नों को दिए जाते हैं, देते हैं, यानी कि उसी के आधार पर अंकों को देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा ही प्रश्न को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने पूछ रखा है, ठीक है नहीं। जो पेपर चेक करने जाते हैं उनको मैंने पूछा है, और उनसे पूछ करके मैंने बता रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं होता है कि यानी कि आपने कोई प्रश्न किया, 6 अंक का प्रश्न, 5 अंक का प्रश्न किया, तो आपके 5 अंक काट देगा, नीचे न्यूमेरिकल किया और नीचे आंसर गलत आ रहा है, तो नहीं। देखिए, उसमें रखने का जो फॉर्मूला में रखा है तुमने, जो क्या क्या दिया है प्रश्न में, वो भी निकालने का भी आपको अंक मिलता है। दूसरा उसका वो भी अंक मिलता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, उसका भी अंक मिलता है। तो ऐसे करके वहां पर क्राइटेरिया कुछ होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से अंक दिए जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, यानी कि डरना नहीं है कि यानी कि आपका जो प्रश्न नीचे आंसर गलत आया तो ये तो गलत हो गया, नहीं, वो गलत नहीं है। आपको उसमें अंक मिलेगा, प्रश्न में जो प्रश्न किया उसमें अंक आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इस पेपर को सॉल्व करवा देता हूं। और सबसे पहले हम खंड आ को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पीवाई की क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है खंड आ में, खंड आ यानी सेक्शन ए में जो आपका प्रश्न दे रहा है, पहला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर दिया है लैम्डा, लैम्डा दिया है प्रश्न पहला जो है आपका का, ठीक है नहीं, सेक्शन ए का पहला प्रश्न। लैम्डा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के गतिमान आवेश कण का त्वरित विभव 4 गुना करने पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान पूछ रहा है, यानी कि लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं, 1 नंबर का प्रश्न है। वैसे तो इसका आंसर है आपका लैम्डा अपॉन 2, ठीक है नहीं, लैम्डा अपॉन 2 इसका आंसर है। क्या है? इस पहले वाले का जो आंसर है आपका जो कामा है क्वेश्चन, उसका आंसर है आपका लैम्डा अपॉन 2। अच्छा, ये आया कैसे? आपको पता है कि जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एच अपॉन में होता है आपका पी, एक फॉर्मूला तो ये होता है।
इसी के आधार पर एक और फॉर्मूला होता है, H अपॉन में क्या होता है, रूट के अंदर होता है 2m Q और V, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अगर मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो तरंग दैर्ध्य दी गई है उसके आधार पर अगर मान लेते हैं ये है आपका, तो प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में मान लेते हैं ये वाला है, ठीक है नहीं। जैसे ही हमने 4 गुना कर देंगे क्या, विभव को त्वरित किया गया है ना, विभव को, तो आवेश यहाँ पर दिया है गतिमान आवेश कण का त्वरित विभव 4 गुना कर दिया जाए। तो अगर हमने क्या कर दिया, जो आवेश गतिमान है इसका विभव जो है 4 गुना कर दिया जाए, तब देखेंगे तो तब हम मान लेते हैं कि जो लैम्डा होगा उसे डैश मान लेते हैं, और डैश बराबर क्या हो जाएगा, H अपॉन में आपको इसी फॉर्मूला में रखना है 2m और Q, 4 गुना कर देंगे विभव को तो 4v हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 4 है, इस 4 को बाहर निकाल लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ये H अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर 4 हो जाएगा, और यहां पर आपको रूट के अंदर हम लिख सकते हैं क्या, 2m QV, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब आप देखिए यहाँ पर पहले वाले को देखिए, समीकरण को फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण को सेकंड मान लो। अगर फर्स्ट और सेकंड से देखोगे तो आपको H अपॉन रूट के अंदर 2m, रूट के अंदर जो दिया है 2m QV दिया है, तो 2m QV यानी इतना ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो ये भैया हो जाएगा लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन रूट के अंदर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो मान है वो कितना हो गया, इसका जो मान हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, आप यहां पर देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, देखिए मैं यहां पर करता हूं तो ये लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 होगा ना, होगा, क्योंकि देखिए इसका जो मान है ये पूर्ण वर्ग है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो ये हुआ लैम्डा अपॉन 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है भाई वो दूसरा जो आंसर है सही रहेगा, यानी कि इसका उत्तर आपका लैम्डा अपॉन 2 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है इसी का, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है खा, पहले का ही खा है, इसमें कह रहा है कि इसमें इनमें से किस गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है देखिए हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है नहीं, इससे देखेंगे तो अगर देखिए हाइट ऑफ इमेज, अगर मान लीजिए इमेज जो है बड़ी बने, इमेज बड़ी बने और ऑब्जेक्ट छोटा हो, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 1 से अधिक ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है नहीं, क्योंकि भाई इमेज की जो इमेज बन रही है वो बहुत बड़ी बन रही है और वस्तु छोटी है, तो हमेशा क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए आप देखिए अगर मान लेते हैं कि हाइट कितनी है आपकी इमेज की, वो 4 है, और बट्टे में आपको मान लेते हैं वस्तु की है 2, काटेंगे 2 आएगी, आएगी ना आएगी, क्योंकि भाई ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, नीचे 1 होता, फिर भी तो बड़ा है, ठीक है नहीं, तो ऊपर वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या है, बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बड़ा बनेगा तो भाई एम की जो वैल्यू है एम की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी, ठीक है नहीं। अगर जब तक ये नीचे वाला बड़ा बने और ऊपर वाला छोटा बने तब जाके प्रतिबिंब की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है नहीं। तो आवर्धन 1 से कम होगा तब हमारा, क्योंकि मान लेते हैं अगर मान ले ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 2 है तो कितना हो गया, आधा हो गया ना, हो गया, ठीक है नहीं। अगर मान लेते हैं ऊपर वाला 2 है नीचे वाला 4 है तो कितना हो गया, फिर भी आधा रहेगा, वो रहेगा ना रहेगा, इसका मतलब ये 1 से छोटा रहेगा ना। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा है, मतलब बताइए उत्तल है या समतल है या अवतल है या उपयुक्त तीनों है, ठीक है नहीं। तो देखिए भाई मैं आपको बता देता हूं कि समतल में तो ऐसा होता नहीं है, समतल में आवर्धन जो होता है, समतल में जो आवर्धन होता है भाई एक ही होता है, एक ही रहता है, क्योंकि वस्तु कहीं पर भी रखी हो उसके बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन तो क्या रहेगा, वही रहेगा, प्रतिबिंब भी वही बनेगा, वस्तु की जो हाइट है वो भी इतनी रहेगी, तो यहाँ पर समतल तो होगा नहीं। अवतल की बात करेंगे तो अवतल में क्या होता है, अवतल में ये होता है कि स्थितियों के आधार पर होता है। एक स्थिति ऐसी होती है कर्वेचर पर, जब प्रतिबिंब वस्तु रखी जाती है कर्वेचर पर, तो भाई वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है ना तो उसके बराबर बनता है, तो आवर्धन 1 होता है। जैसे उससे आगे निकलता है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, तो प्रतिबिंब देखिए बड़ा हो जाता है और वस्तु छोटी हो जाती है, मतलब ये है, तो आवर्धन बड़ा हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है नहीं। इसके बाद देखेंगे यही रहेगा आपका उत्तल वाला, क्यों, उत्तल में हमेशा जो इमेज बनता है वो छोटा ही बनता है और वस्तु हमेशा बड़ी रहती है, ठीक है। तो ये उत्तल वाला सही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला है, मतलब पहला, ठीक है नहीं, उत्तल वाला, तो यही होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते अब देखिए पहले क्वेश्चन का ही अगला क्वेश्चन जो है आपका गामा है। गामा क्या कह रहा है, गामा कह रहा है कि यानी कि 3 माइक्रोकूलम, यानी माइक्रोकूलम प्लस का है, ठीक है नहीं, 3 माइक्रोकूलम तथा 8 माइक्रोकूलम वाले 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का कूलम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है नहीं।
एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है भाई। जब दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो उनके मध्य जो बल लगेगा, जाहिर सी बात है कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, नहीं होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। यदि दोनों को -5 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाए तब उनके बीच बल तथा बल की प्रकृति क्या होगी। देखिए अगर यहाँ माइनस वाला देंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ माइनस आएगा और एक आएगा इसमें प्लस का, क्योंकि जब मैं -5 दूंगा प्लस वाले 3 को तो वहां माइनस की वैल्यू आएगी, और जब मैं 8 को दूंगा तो प्लस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहां पर तो होगा आकर्षण। तो आप यहां पर खुद समझ लीजिए कि यहां पर जो प्रतिकर्षण वाला दिया होगा उनमें से वो ऑप्शन तो नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं होगा, पहला और चौथे ऑप्शन में ही तुम्हारा आंसर छिपा हुआ है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि ये प्रश्न होगा किस प्रकार से। देखिए यहां पर ये प्रश्न में दिया गया है कि आपका जब पहला क्यू मान लेते हैं Q1 आवेश दिया है आपका 3 प्लस का है माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम में रहने दीजिए। और Q2 जो दिया है आपका वो कितना दिया है 8 माइक्रो कूलम, ये भी प्लस में दिया है। अगर मैं आपसे कहूं इस कंडीशन में जो बल होगा भाई प्रतिकर्षण बल होगा, तो हम जानते हैं कूलम का नियम क्या कहता है कि प्रतिकर्षण बल जो होता है वो बल के समानुपाती है, नहीं Q1 इंटू Q2 के, ऐसे तो होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 3 इंटू 8 कितना हो गया भाई 24 हो गया, कितना हो गया भाई 24, ठीक है नहीं 24 न्यूटन का बल हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये कौन सा कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात कर, ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर माइनस का 5 कूलम आवेश इनको दे दिया जाए, किसको दे दिया, इसको भी दो इसको भी दो, तो अगर मैं इसमें 5 माइनस का दूंगा और इसमें भी 5 माइनस का माइक्रो कूलम आवेश दूंगा, तो बताइए इनकी वैल्यू बताओ। 5 इसमें दूंगा माइनस का तो ये जुड़ेगा इसके अंदर, है ना, पर एक माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस की वैल्यू आएगी 2 माइक्रो कूलम। अगर मैं इसको -5 दूंगा तो यहाँ पर आएगी भैया 3 माइक्रो कूलम, प्लस की वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, प्लस की वैल्यू। इस कंडीशन पर फोर्स देखोगे, इस कंडीशन फोर्स देखो तो मान लीजिए डैश प्रोपोर्शनल -2 इंटू में 3 कितना हो गया भाई, ये हो गया -6, कितना हो गया -6, तो -6 न्यूटन का बल। और यहाँ पर ये अब ये कह रहा है कि बल की प्रकृति बताइए और उनके बीच बल कितना होगा, ठीक है नहीं, बल जो बता रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर करना क्या होगा, प्रकृति तो आपको साफ दिखाई दे रही है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर होगा आकर्षण बल होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे हो जाएगा, अब ये एफ डैश जो है ऊपर वाला, ठीक है नहीं, वटे में एफ हो जाएगा। क्लियर। बराबर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -6 वटे में 24, ठीक है नहीं। अब देखिए यहां पर से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया एफ डैश अपॉन में 4 बराबर -1/4। आप इसका गुणा करो क्रॉस तो कितना हो जाएगा 4 एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एफ, ठीक है नहीं। क्लियर। 4 वट्टे में पहुंच जाएगा तो F1 एफ डैश बराबर माइनस का एफ वट्टे में हो जाएगा 4। तो आप देखिए यहाँ माइनस का एफ वट्टे 4 आ रहा है, तो आकर्षण तो होगा, कैसा होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। देखिए यहाँ कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल होगा। और कितना होगा, यानी कि जो बल आपका बाद में जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 1/4, ठीक है नहीं, 1/4 हो जाएगा वो बल आपका, ठीक है। तो इतना बल लगेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि F/4 न्यूटन, और कैसा है, आकर्षण है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, और ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिए आगे, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण है, यानी कि डब्लू कण है, ये समीकरण देखिए आपको अभी पता नहीं है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे मैंने लगा दिया है, आगे देख लीजिए। तो चलिए देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक इक्वेशन आपको दी गई है, यानी कि 2 हीलियम 4, ठीक है नहीं, और प्लस एक्स कोई भी परमाणु हो सकता है, जेड और द्रव्यमान संख्या ए, और इसके बाद है आपका Z+2, और यहां पर है ये आपका Y, और ऊपर है आपका A प्लस का 3 और प्लस का W। अब आपसे कह रहा है कि ये W क्या है भाई, ये W बताना है, ये W क्या है। इसमें ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या पॉजिट्रॉन है, या न्यूट्रॉन है, तो आपको हमें चेक करना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या कि इसका देखेंगे 2 हीलियम, इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना है इसका 2, और इसका कितना है Z, ठीक है। अगर दोनों ओर परमाणु क्रमांक देखेंगे, पहले तो दोनों ओर क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक निकालेंगे। तो परमाणु क्रमांक का यहाँ पे बैलेंस करेंगे सबसे पहले, तो इसका 2 है और प्लस Z हो जाएगा, बराबर किसके बराबर होगा भाई, ये होगा आपका किसके, परमाणु क्रमांक Z
प्लस का 2, ठीक है नहीं, और प्लस यहां पर देखेंगे W का, तो हमें पता नहीं है, W का यहां पर देखेंगे तो W का हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे परमाणु क्रमांक ZW, ठीक है नहीं, ZW मान लेंगे, पता नहीं है इसका, तो हमें क्योंकि ये पता ही नहीं है कि ये कौन सा है, न्यूटन है, न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन है, या पॉजिट्रॉन है, क्या है, वो हमें अभी पता पड़ेगा। जब इसको मैं पक्षांतर करूंगा इधर की साइड, तो आप देखिए JVZ प्लस का 2, ये भी 2 प्लस का Z, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे से ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ZW बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब यह कि प्रोटॉन की संख्या जो आई है, परमाणु क्रमांक आया, वो 0 आया है। तो ऐसा कौन सा मतलब कण है जो जिसका मतलब परमाणु क्रमांक 0 होता है, तो एक न्यूट्रॉन होता है, कैसा होता है, न्यूट्रॉन ही होता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आपको पता पड़ गया है, और इसका द्रव्यमान संख्या 1 होती है। अगर आप द्रव्यमान संख्या भी निकालोगे तो चेक कर लो, ऊपर वाला कितना है 4, प्लस ऊपर वाला यहाँ A है, तो जोड़िए, द्रव्यमान संख्या को जोड़िए, बराबर इसकी द्रव्यमान संख्या A प्लस का 3, और इसकी आपको पता नहीं है, तो इसका मान लो ये AW, ठीक है नहीं, AW मान लेंगे। अब जब इसको इधर लेके आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से तो ए कट जाएगा भाई, ए से तो ये कट जाएगा, 3 इसमें से घट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ देखेंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 आ गई आपकी, कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब यह है कि एक न्यूट्रॉन ही होता है जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 0 होता है, और द्रव्यमान संख्या उसकी 1 होती है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ से जो कण जो लिख रहा है W वाला, वो क्या है, न्यूट्रॉन है भाई, ठीक है। चेक करना है आपको परमाणु क्रमांक, तभी तो पता पड़ेगा ये W है क्या चीज, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है। तो ये पहले परमाणु क्रमांक को जोड़िए, दोनों और परमाणु क्रमांक बराबर होंगे, ठीक है नहीं, दोनों ओर जो होंगे परमाणु क्रमांक संख्या तो बराबर होगी ना, ठीक है नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी दोनों ओर जो परमाणु दिए गए हैं वो उनकी संख्या बराबर होगी, द्रव्यमान संख्या भी बराबर होगी उनके ऊपर की, ठीक है। तो वो यहाँ पर देख लेते हैं, तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाला है। पहले हमने क्या किया, परमाणु क्रमांक निकाले इसके, फिर द्रव्यमान संख्या बराबर की इसकी, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया कि एक न्यूट्रॉन है ये। तो ये क्वेश्चन में आप देखेंगे ये घामा है आपका पहले का ही है, यानी कि सेक्शन ए का, यानी कि खंड आ का, ठीक है नहीं, घा का घामा किया है, और यहां से जो होगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका, क्लियर। चलिए अब अगला जो है आपका डामा है, डामा देखते हैं। तो चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। तो चलिए देखिए आगे ये डामा का कह रहा है, सेक्शन ए का डामा क्वेश्चन है पहले का। तो कह रहा है कि एल लंबाई की एक तार से एक लूप की कुंडली बनाई जाती है, एक लूप की कुंडली बनाई जाती है, तथा बाद में दूजी तार से तीन लूपों की कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों स्थितियों में धारा समान रहे तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात बताना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लूप बनाया है, तो लूप हम जानते हैं कि कोई भी अगर एक लूप होता है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक अल्पांश से कार्य हम निकालते हैं, तो वो निकल के आता है V बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, क्या होता है भाई 2R होता है, क्या होता है 2R होता है। अगर यहाँ पर यहाँ N और लगा होता है, क्यों, क्योंकि कितने फेरे हैं इसके अंदर, तो इस फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे इसमें और यहीं से निकल के आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखा क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि L लंबाई की एक तार से एक लूप की कुंडली। अब इसमें त्रिज्या तो दी नहीं है, तो त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे। अब L लंबाई का एक लूप है, तो इसका मतलब L बराबर जो दिया होगा 2 पाई R, क्या हो जाएगा भाई 2 पाई R, 2 पाई R क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पर्दी है भाई ना, ये इसकी लंबाई जो दी है पर्दी वो L, ठीक है नहीं, कह रहा है ना L लंबाई का एक तार है, इससे लूप बनाया जा रहा है, तो इस पर हमने लूप बनाया, तो इसकी मतलब पर्दी हो गई है नहीं, तो इसको मैं बल मान लेता हूँ, R को क्या मान लेता हूँ बल, क्योंकि यहाँ पर दो यहाँ पर आपके चित्र यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है नहीं, तो अलग अलग लूप है इसलिए। तो L लंबाई का जो लूप है तो उसका यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकालोगे तो पहली कंडीशन में तो कितनी निकल के आएगी, तो L अपॉन में हो जाएगा भाई 2 पाई हो जाएगा। इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा। अब फेरा की संख्या की बात करेंगे तो पहला एक ही लूप है तो यहाँ एक ही आएगा, तो यहाँ पे म्यू नॉट रहेगा, आई रहेगा, और बट्टे में कितना है आपका 2, परंतु इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पलट जाएगा, पलटेगा नहीं पलटेगा, यहाँ पर देखिए पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर L हो जाएगा और ये 2 पाई ऊपर पहुंच जाएगा, 2 पाई कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई और ये हो जाएगा पाई अपॉन में L, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई L हो जाएगा। तो ये तो आपका निकल के आया क्या पहले के लिए। अगर ये आगे कह रहा है कि यदि बाद में अगर दूसरे तार से 3 लूप बनाए गए, अब कितने 3 लूप बनाए जाते हैं, तो
कह रहा है कि दोनों स्थितियों में धारा समान है, पर धारा तो इनमें समान है इसलिए मैंने यहाँ पर धारा एक सी ली है, ठीक है नहीं, आई धारा है इसमें धारा है, ठीक है। तो सभी लूप जो बनाए जा रहे हैं, तो अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यानी कि जो दूजा तार से 3 लूप बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं 3 लूप। जब 3 लूप बनाया हुआ तो इसका मतलब है कि एन संख्या आपको दे दी उसने 3, और एन की संख्या कितनी है आपकी 3 है, यानी कि लूप 3 है आपकी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीनों लूप की परिधि होगी ना, होगी, तो यहाँ पर एल बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 पाई आर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर तो होता ही है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या अलग होगी, तो परंतु यहाँ पर 3 लूप है तो तीनों लूपों की परिधि ली जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर आप त्रिज्या देखोगे तो कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या आपकी यहाँ पर हो जाएगी भाई आपकी एल बट्टे में 6 पाई, कितनी हो जाएगी 6 पाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप रखेंगे तो आप वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, तो एन दिया है आपका कितना 3 इंटू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट रहेगा आई सेम है, इसका मतलब नीचे कितना है 2 इंटू में एल अपॉन में 6 पाई हो जाएगा, यहाँ से इससे काट देंगे 3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो बी डैश निकल के आएगा, जो ऊपर चला जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 पाई म्यू नॉट आई अपॉन में एल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है, पहला वाला ये दूसरा वाला ये है, इनका अगर अनुपात देखोगे तो आप खुद देखिए कि यहां पर आपका म्यू नॉट आई पाई एल, म्यू नॉट आई पाई एल, तो इस पूरे की वैल्यू आप देखेंगे तो ये वाला है नहीं है। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये होता है बी बटे में बी डैश, ठीक है नहीं, बराबर ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा भाई यहाँ पर, ठीक है नहीं, म्यू नॉट आई पाई अपॉन में एल, और नीचे कितना है आपका 9 पाई म्यू नॉट आई अपॉन में एल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो है आपका पूरा का पूरा, ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा कितना आपका बी डैश अपॉन में नीचे, ठीक है नहीं, तो ऊपर रह गया भाई 1, नीचे कितना रह गया भाई 9 रह गया, तो इसका मतलब अनुपात निकल के आया पर 1:9, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1:9 इसका आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, यानी 1:9 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो पी वाई की सही है वो कितना है 1:9, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब एक लास्ट टेस्ट में है जो आपका है पी वाई क्यू, वो कौन सा है, कह रहा है आपका चामा है कि एक ही पदार्थ के समान लंबाई तथा समान मोटाई के एन तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आर प्राप्त होता है। तुल्य प्रतिरोध कितना है आर प्राप्त होता है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया है एन आर होगा, या दूसरे में दिया एन एन स्क्वायर आर होगा, या आपका तीसरे में दिया आर अपॉन में एन होगा, या आपका हो जाएगा कह रहा है कि आर अपॉन में एन स्क्वायर होगा। तो चलिए इसे किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है यानी कि चौथा क्वेश्चन है, मतलब आपका चामा है। अब चामा कह रहा है कि एक ही पदार्थ की समान लंबाई तथा समान मोटाई के एन तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आर प्राप्त होता है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर हम बात करना है। तो देखिए इनको जब समान लंबाई समान मोटाई के जो तार हैं वो कितने हैं एन है, इनको समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कितना है आर है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले क्या मान लेंगे कि माना जो एन प्रतिरोध है मतलब एन तार है उनका प्रतिरोध मान लेंगे हम, एक प्रतिरोध को ही मान लेंगे, ठीक है नहीं, एक ही मतलब समान प्रतिरोध मानेंगे। तो मान लेते हैं वो आर डैश है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहली कंडीशन में कह रहा है कि जब इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब आर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि मान लेंगे तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा 1/r डैश, सबका समान मान लिया हमने 1/r डैश, ठीक है ना। इस प्रकार से कहां तक जोड़ते जाएंगे एन तक जोड़ते जाएंगे, एन बार तक जोड़े जाएंगे, कहां तक एन बार तक, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ निकल के आएगा 1/r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा एन बटे में भाई आर डैश हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप आर डैश निकालोगे तो निकल के आएगा आपका एन आर निकल के आएगा, ठीक है नहीं। तो ये आंसर नहीं हो जाएगा अभी इसका, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कह रहा है आगे, अब आगे ये कह रहा है कि यानी अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान लेते हैं कुछ भी इसको, तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको भाई 1 मान लेता हूँ, यानी कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ रहा हूँ तो मान लेते हैं कि वो प्रतिरोध कितना है R1 है। तो आप प्रतिरोध तो आपका समान माना था, आपने कितना माना था R डैश माना था, तो इसका मतलब R डैश प्लस R डैश ऐसे करके कहां तक एन बार तक, ठीक है नहीं, एन बार तक। तो एन बार तक जोड़ोगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा NR डैश हो जाएगा, NR डैश हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो R डैश की वैल्यू तो आपको दी रखी है कि NR, तो यहाँ पर रख देंगे तो R1 कितना हो जाएगा
इनटू में एन आर, तो कितना हो जाएगा भाई ये एन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर ये हो गया। आप कितना हो गया एन स्क्वायर आर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 दूसरा जो है सेकंड वाला वो सही है। ठीक है, तो यही इसका सही हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं, सेक्शन बा का। ठीक है नी, सेक्शन बा में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका 1 अंक का ही है सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिए आपको कह रहा है कि यानी कि गतिशीलता की परिभाषा और सूत्र लिखिए। तो भाई इसका सूत्र तो भाई ये होता है, म्यू बराबर होता है आपका वीडी अपॉन में ई, ये भाई इसका फॉर्मूला होता है, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। परंतु परिभाषा क्या होती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त आवेश वाहकों की जो अपवहन वेग होता है उसी को हम कहते हैं क्या, गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इसका क्वेश्चन, यानी सूक्ष्म तरंगों के उपयोग बताइए। सूक्ष्म तरंगों का क्या उपयोग है? तो सूक्ष्म तरंगें इनको माइक्रोवेव्स बोलते हैं। माइक्रोवेव्स ओवन में भी होती हैं। ओवन जानते हो क्या होता है? जो आपने देखा पेटीज वगैरह गर्म करते हैं ना, है ना, तो वहां पर जो एक इलेक्ट्रिक होता है ओवन, ठीक है ना, उसमें भी होता है। ठीक है नी, और दूसरा होता है कि दूरसंचारी जो तरंगे भेजने के लिए रेडार वगैरह होती हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है। गामा है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है? बड़ा सिंपल है। ठीक है नी, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जिनको सख्त चुंबक के मतलब अंदर लेके आते हैं, तो क्या होते हैं? जो चुंबकित नहीं होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो हल्के से चुंबकित होते हैं, अगर हल्के से बेमालूम से। ठीक है नी, और प्रतिचुंबकीय कौन से होते हैं? जिनको शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में लाया जाता है, चुंबक क्षेत्र में, तो ये प्रतिकर्षण होते हैं। ठीक है नी, तो इस प्रकार से। लेंस का प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य है? तो लेंस आप जानते ही हो, लेंस कैसा होता है? इस प्रकार से तो होता है लेंस, तो ये उत्तल लेंस है और एक अवतल होता है। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? ये तो मुख्य अक्ष हो गया, तो यहां से जो होता है ये उसका प्रकाशीय केंद्र होता है। यहां से जो प्रकाश जाता है, रेखा किरण जाती है, वो इस पे सीधी निकल जाती है भाई। तो इसका मतलब ये प्रकाशीय केंद्र का क्या होता है कि लेंस का वह भाग या वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है नी, आपतित किरण जो होती है। इसके बाद डामा देखिए, पी टाइप के अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं? अब पी टाइप जो होता है भाई, पी का मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब होल होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा छिद्र होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है? छिद्र होता है, होल होता है। क्लियर, ये होता है। चामा देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ यानी कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को कहते हैं समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है नी, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप करके आए होंगे इनको। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थे आपके सेक्शन बी के, और सेक्शन मैंने आपको करवा दिया आपका ए और बी। ठीक है नी, तो यहां तक मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको खत्म करवा दिया है। इसका सेक्शन सी भी करवा दूंगा, क्योंकि भाई ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, तो इनको टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है नी, तो चलिए, तो इस प्रकार से आप चेक कर लेना आपने क्या लगाया था और आप किस प्रकार से करके आए थे। ठीक है, तो यहां तक मैंने बता दिया, तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।